हेलो 11th स्टूडेंट। बेटा किसी आयनिक मॉलिक्यूल में आयनिक नेचर और कोवेलेंट नेचर, देखिए मैं बात करूंगा बेटा एनी मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में दो नेचर हो सकते हैं बेटा, कोवेलेंट एंड आयनिक। अगर मॉलिक्यूल में आयनिक नेचर, देखो आयनिक और कोवेलेंट नेचर एंटागोनिस्टिक है। अगर आयनिक नेचर मोर देन 50% है तो वो आयनिक मॉलिक्यूल नाम से केमिस्ट्री में पॉपुलर है। लेकिन आयनिक कैरेक्टर लेस देन 50% है और कोवेलेंट कैरेक्टर अगर किसी मॉलिक्यूल में मोर देन 50% है तो बेटा वो अपनी केमिस्ट्री में कोवेलेंट मॉलिक्यूल के फॉर्म में पॉपुलर है। तो आपके दिमाग में एक बात होना चाहिए कि एनी मॉलिक्यूल कंसिस्ट टू कैरेक्टर, आयनिक एंड कोवेलेंट। ठीक है, अगर आयनिक कैरेक्टर मोर देन 50% है तो वो आयनिक मॉलिक्यूल है, और यदि कोवेलेंट कैरेक्टर मोर देन 50% है तो वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। अगर बेटा कोई मॉलिक्यूल 90% आयनिक कैरेक्टर रख रहा है तो आप समझ जाना कि उसमें 10% कोवेलेंट है, लेकिन फाइनली उस मॉलिक्यूल को आप बोलेंगे क्या, आयनिक मॉलिक्यूल। अगर कोई मॉलिक्यूल में बेटा 80% आयनिक कैरेक्टर है तो वो 20% कोवेलेंट है, लेकिन फाइनली उस मॉलिक्यूल को कॉल कैसे करेंगे आप, आयनिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में कॉल करेंगे। इज दैट क्लियर? अच्छे समझो, ठीक है ना बेटा। तो बेटा आयनिक एंड कोवेलेंट नेचर ऑफ एनी मॉलिक्यूल, ठीक है, हेडिंग है अपना आयनिक एंड कोवेलेंट नेचर ऑफ एनी मॉलिक्यूल, ठीक है, डिसाइडेड बाय, ठीक है, हेडिंग ये डालना बेटा आयनिक एंड कोवेलेंट नेचर। हेडिंग आप डाल दीजिएगा आयनिक एंड कोवेलेंट नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। ये बेटा आपका मेन हेडिंग बना दीजिए, आयनिक एंड कोवेलेंट नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो बेटा मैं थ्योरी यहां क्लियर कर रहा हूं और आप बहुत दिन के गैप के बाद हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ठीक है, आयनिक एंड कोवेलेंट नेचर ऑफ एनी मॉलिक्यूल डिटरमाइंड बाय ठीक पोलराइजेशन पावर, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी बेटा है, पोलराइजेशन पावर ऑफ केटायन एंड पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। बेटा इन दो टर्म को अंडरलाइन कर दो, पोलराइजेशन पावर किसका होता है बेटा, केटायन का, एंड पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। अभी हम इसे क्लियर करेंगे। ओके गाइस, तो ध्यान देना बेटा, कुछ इंट्रोडक्शन थ्योरी, अभी दोनों को समझेंगे बेटा, व्हाट इज द पोलराइजेशन पावर एंड व्हाट इज द पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। पोलराइजेशन पावर किसका कैरेक्टर होता है बेटा, केटायन का, और पोलराइजिबिलिटी किसका कैरेक्टर होता है भाई, एनायन का। तो ये बेटा दोनों क्या टर्म है, कैसे टर्म है, कहाँ से आते हैं, कैसे क्लियर होंगे। ठीक है, तो बेटा जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस है, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है बेटा, एक मेटल होता है लार्ज साइज, एक क्या होता है बेटा नॉन मेटल स्मॉल साइज। मेटल बेटा इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, आपको पता है, इसके प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हो। मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करके केटायन में कन्वर्ट होता है, और जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करके एनायन में कन्वर्ट होता है। तो बेटा जब मेटल केटायन में कन्वर्ट होगा और नॉन मेटल एनायन में कन्वर्ट होगा तो इनके जो इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स है, इनके जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, उनके पावर्स में चेंजेस आते हैं, और वहीं से बेटा आपको दो चीज मिलेगी, पोलराइजेशन पावर एंड पोलराइजिबिलिटी। ओके, अच्छे से ध्यान दीजिए, मैं समझा रहा हूं आपको। तो बेटा लिख रहा, अगली थ्योरी लिखिए, इंट्रोडक्शन थ्योरियां लिखना बहुत जरूरी है आपको। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, बेटा जब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो आपको पता है क्या होता है, मेटल आयन, when metal ion, ध्यान देना बेटा, when metal ion release electron, convert cation, ठीक है बेटा, इट्स
इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स या जेड इफेक्टिव लिख देता हूं बेटा, इट्स जेड इफेक्टिव, ठीक है, इट्स जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। आ रहा है समझ में, ध्यान देना। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड व्हेन मेटल आयन क्या बेटा, रिलीज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इधर ध्यान देना अच्छे से। देखिए बेटा, ये लार्ज साइज मेटल है और स्मॉल साइज नॉन मेटल है। इसे मैं एम से शो कर रहा हूँ, इसे मैं एक्स से शो कर रहा हूँ। तो देखिए बेटा, ये जो लार्ज साइज मेटल है इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है, इसका न्यूक्लियस है, इसका ये न्यूक्लियस है, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रेंज बता रहा हूँ बेटा। तो ये नॉन मेटल, आपको मालूम है कि नॉन मेटल स्मॉल साइज होता है और मेटल लार्ज साइज होता है। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के पहले, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के पहले मेटल का साइज लार्ज साइज है, नॉन मेटल स्मॉल साइज है, मेटल लार्ज साइज है। इसका इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स कम होता है किसके पहले, बिफोर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। बिफोर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन बेटा मेटल का जेड इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स कम होता है और नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, ये आपको पता है। लेकिन बेटा जब मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, किसे, नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा केटायन में, और ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा एनायन में। तो आपने पढ़े हो बेटा आयनिक रेडियस में, ये है बेटा न्यूट्रल मेटल और ये केटायन, ये है न्यूट्रल नॉन मेटल और ये क्या है बेटा एनायन। देखो पहले तो ये बड़ा था, ये छोटा था, ये लार्ज साइज था, ये स्मॉल साइज था, लेकिन जैसे इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया बेटा, रिलीज किया, तो अब जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद, ध्यान दे भाई, जो न्यूट्रल मेटल है वो केटायन में चेंज हो गया और जो न्यूट्रल नॉन मेटल है वो एनायन में चेंज हो गया। तो बेटा जब आपको मालूम है कोई भी एलिमेंट केटायन में चेंज होता है तो पी बाई ई रेशियो बढ़ जाएगा, पी बाई ई रेशियो यहां बढ़ जाएगा, यहां बेटा पी बाई ई रेशियो कम हो जाएगा। यहां अब आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद अब यहां इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा बढ़ जाएगा, किसका, एम से एम प्लस का इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। क्यों, जेड इफेक्टिव की बात कर रहा हूं, क्योंकि साइज थोड़ा छोटा हो गया है, और एक्स माइनस का इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा कंपेयर देन एक्स के कंपेयर में एक्स माइनस का इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स हल्का सा कम हो जाएगा, क्योंकि पी बाई ई रेशियो कम हो जाएगा, क्योंकि बेटा यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं, प्रोटॉन कम हो गया है, तो पी बाई ई रेशियो यहाँ कम होगा। यहाँ प्रोटॉन न्यूक्लियस में उतने ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो पी बाई ई रेशियो यहाँ बढ़ जाएगा, तो यहाँ बेटा इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा बढ़ जाएगा। तो ये वाला जो एम प्लस आयन है न्यूट्रल एम से, एम प्लस केटायन न्यूट्रल मेटल से हल्का, ये साइज का रेंज देखना पड़ा, साइज का रेंज, ठीक है, साइज का रेंज का ऐसे बता रहा हूं मैं, हल्का सा थोड़ा छोटा हो जाएगा। इसके कंपेयर में साइज थोड़ा स्मॉल एक्सपोज कर रहा हूं बेटा, और होगा ही, क्योंकि जब भी कोई न्यूट्रल मेटल केटायन में चेंज होता है तो साइज हल्का सा छोटा हो जाता है, और जब न्यूट्रल एलिमेंट एनायन में चेंज होता है बेटा तो साइज स्लाइटली हल्का सा बड़ा हो जाता है। तो ये अभी साइज की रेंज इतनी बताया हूं, इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ध्यान देना बेटा, इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये पहले छोटा हो गया तो m प्लस एम के कंपेयर में स्मॉल हो गया, और x माइनस एक्स के कंपेयर में थोड़ा लार्ज हो गया, तो इसका इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स अब बढ़ जाएगा, z इफेक्टिव अब इसका बढ़ जाएगा, किसके कंपेयर में, m के कंपेयर में, और इसका z इफेक्टिव कम हो जाएगा, किसके कंपेयर में, x के कंपेयर में। ध्यान दीजिएगा, ये न्यूट्रल x नॉन मेटल है और ये क्या है बेटा, मेटल है, ठीक है। इनका मैंने अभी इनिशियल साइज बताया बिफोर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, लेकिन आफ्टर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन जब न्यूट्रल मेटल केटायन में चेंज हो रहा है और न्यूट्रल नॉन मेटल एनायन में चेंज हो रहा है तो कहानी बदल गई, स्टोरी बदल जाएगी बेटा। ये न्यूक्लियस है, अब ये हल्का सा छोटा हो जाएगा, छोटा होगा तो जेड इफेक्टिव थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो थोड़ा बढ़ गया है, यहाँ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो थोड़ा कम हो गया है, तो यहाँ जेड इफेक्टिव बढ़ गया और यहाँ जेड इफेक्टिव कम हो गया है। तो होगा क्या बेटा, स्टार्टिंग में तो ये लार्ज साइज, फर्स्ट ए की मेटल, सेकेंड ए की मेटल लार्ज साइज था, ये नॉन मेटल ऑक्सीजन हेलोजन ग्रुप की स्मॉल साइज थी फॉर एग्जांपल, लेकिन तो बेटा स्टार्टिंग में तो इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया क्योंकि इसका आईपी कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो जो न्यूट्रल मेटल एम प्लस में कन्वर्ट होगा और इसका साइज हल्का सा छोटा हो गया। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है आपको, और इसका साइज बेटा हल्का सा बड़ा हो गया। तो जब
और ये बन गया बेटा आयनिक बॉन्ड, इनके बिटवीन आयनिक बॉन्ड आ गया, M प्लस और X माइनस के बिटवीन आयनिक बॉन्ड आ गया, ये आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है। लेकिन बेटा आयनिक बॉन्ड बनने के बाद ये जो मेटल आयन है ये बोलता है यार मैं तो थोड़ा छोटा हो गया भाई, और जो पहले बहुत पावरफुल था कौन बेटा X, अब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो इसका जेड इफेक्टिव कम हो गया, इसका जेड इफेक्टिव थोड़ा बढ़ गया है। तो होता है क्या है बेटा, स्टार्टिंग में तो मेटल आयन, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग स्टेप है वाली, स्टार्टिंग में तो मेटल आयन पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद ये M प्लस में कन्वर्ट हुआ, तो इसका साइज थोड़ा सा छोटा हो गया, स्मॉल, स्लाइटली छोटा हो गया, इसका साइज हल्का सा बढ़ गया X माइनस का। तो अब एक रिवर्स प्रोसेस होगी बेटा, ध्यान देना, अब एक रिवर्स प्रोसेस होगी। कौन सी प्रोसेस होगी ध्यान देना, ठीक है, समझना। तो बेटा M प्लस बोलता है यार मेरा पावर थोड़े से बढ़ गए, आफ्टर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, आफ्टर एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन, आफ्टर रिलीज इलेक्ट्रॉन, बोले मेरे पावर थोड़े से बढ़ गए, जेड इफेक्टिव की बात कर रहा हूं, क्योंकि P/E रेशियो बढ़ गया है। और ये बोलता है यार मैं थोड़ा पहले पावरफुल था, जो X था बहुत पावरफुल का मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, इसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा था, लेकिन जैसे X माइनस में कन्वर्ट हुआ ये थोड़ा सा इसमें जेड इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया, क्योंकि P/E कम हो गया। क्लियर हो रहा है आपको, ध्यान देना, ठीक है बेटा। तो अब ये जो M प्लस केटायन है बेटा, पहले तो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया X को, M प्लस केटायन जिसका साइज अब छोटा हो गया है, किसके कंपेयर में, M के कंपेयर में साइज अब छोटा हो गया है, पावर थोड़े छोटे साइज वाले एलिमेंट में, एटम में पावर्स इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, और इसका साइज बढ़ गया तो इसका पावर कम हो गया है। तो बेटा ये जो M प्लस केटायन है जिसका पावर बढ़ गया और ये पहले से लूज हो गया, ये पहले से पावरफुल हो गया, पहले ये कमजोर था, ये पावरफुल था, इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद ये थोड़ा कमजोर हो गया और ये पावरफुल हो गया है। तो अब बेटा जो M प्लस केटायन है X माइनस के, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हल्का सा एट्रैक्ट कर लेगा। ध्यान देना, M प्लस केटायन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद ये बोलता है अबे अपन तो पावरफुल हो गए रे, और ये थोड़ा लूज हो गया है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद M प्लस जिसका पावर, जिसका जेड इफेक्टिव बढ़ गया है, X माइनस आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, ये न्यूक्लियस के आसपास बेटा, ये न्यूक्लियस है के आसपास इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हल्का सा खींच लेगा। देखो M प्लस आयन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा, करना ही है, नेचुरल होना ही है ये प्रोसेस, क्योंकि ये पहले से पावरफुल हो गया है और ये पहले से लूज हो गया है, तो रिवर्स अटैक हो जाएगा। पहले तो ट्रांसफर कर दिया पूरा इलेक्ट्रॉन, लेकिन जैसे ट्रांसफर किया X कन्वर्ट टू X माइनस, एनायन का साइज बढ़ गया, M कन्वर्ट टू M प्लस, केटायन बन गया तो साइज छोटा हो गया, तो इसका जेड इफेक्टिव बढ़ गया और इसका जेड इफेक्टिव कम हो गया। स्टार्टिंग में इसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा था, इसका कम था, लेकिन अब कहानी पलट गई है। तो बेटा आफ्टर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन जो केटायन है एनायन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हल्का सा अट्रैक्ट करेगा। इज दैट क्लियर? ओके। तो बेटा याद रखना, केटायन अब एनायन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड को स्लाइटली अट्रैक्ट करेगा, तो इसी को बोलते हैं बेटा द पोलराइजेशन पावर ऑफ केटायन। व्हाट यू मीन बाय द पोलराइजेशन पावर ऑफ केटायन? तो what is the definition of polarization power? After ionic bond formation, when cation attract the electron cloud of anion, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद केटायन एनायन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हल्का सा खींचेगा, क्योंकि बोले अपन पावरफुल हो गए अब, और एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है हल्का सा शिफ्ट होगा किधर बेटा? टुवर्ड्स केटायन। होगा ही, ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। तो बेटा व्हाट इज द पोलराइजेशन पावर? द पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, द पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाय केटायन, द पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ केटायन ऑफ एनायन कॉल्ड इट्स पोलराइजेशन पावर। और पोलराइजेबिलिटी किसका कैरेक्टर है बेटा? एनायन का। तो बेटा एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का द स्लाइटली शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, द स्लाइटली शिफ्टिंग ऑफ, देखो बेटे स्लाइटली शिफ्ट हो गया, हल्के से शिफ्ट हो गया, देखो इधर शिफ्ट हो गया, ये पहले इस रेंज में था अब हल्का सा शिफ्ट हो गया, तो स्लाइटली शिफ्टिंग ऑफ या डिस्प्लेसमेंट ऑफ
स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन टुवर्ड्स केटायन कॉल्ड देयर पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजेबिलिटी क्या है बेटा? एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का स्लाइटली डिस्प्लेस होना, शिफ्ट होना टुवर्ड्स केटायन। और पोलराइजेशन पावर क्या है बेटा? केटायन के द्वारा एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करना। ओके, इज दैट क्लियर? तो बेटा ये दो कैरेक्टर आएंगे और यही इसी के कारण आपका जो आयनिक मॉलिक्यूल है, जो आपका आयनिक बॉन्ड है, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। अब बेटा मैं यहां समझाऊंगा थोड़ा सा। ये है बेटा आयनिक बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए ये एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ये आयनिक बॉन्ड बन गया। लेकिन आफ्टर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में थर्ड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप हो गई बेटा, समझना, ये फर्स्ट स्टेप हो गई, ये हो गई सेकेंड स्टेप, या अच्छे समझना, सेकेंड स्टेप, और एक थर्ड स्टेप बना रहा हूं, ध्यान देना बेटा। अब क्या है, ये पहले से छोटा हो गया, ये पहले से बड़ा हो गया, ये पहले से पावरफुल हो गया है जब ये केटायन में कन्वर्ट हुआ, ये पहले से थोड़ा वीक हो गया जब ये एनायन में कन्वर्ट हुआ। तो बेटा अभी रिवर्स अटैक, अभी ध्यान देना, ये बेटा इलेक्ट्रॉन क्लाउड की लिमिट बना रहा हूं मैं, ये लिमिट लाइन है, ठीक है। अब ध्यान देना, तो ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ बेटा? केटायन पहले से, मेटल आयन पहले से छोटा हो गया और नॉन मेटल पहले से बड़ा हो गया। जैसे छोटा हुआ तो इसका पावर जग जाएगा, इसकी शक्ति जाग जाएगी, बोले मैं तो छोटा हो गया बे और तू पहले से बड़ा हो गया। तो ये बेटा आप क्या अगली स्टेप देखो, थर्ड स्टेप, ध्यान देना अच्छे से। ये वही केटायन बेटा, केटायन है, इसका न्यूक्लियस है, अच्छे से, इत्मीनान से, कोई हड़बड़ी नहीं है भाई, ठीक है। ये बेटा ये जो लाइन ले हुई है, केटायन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड की रेंज है, और ये जो अभी है बेटा, ये एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड की रेंज है। तो ये जो केटायन है एम प्लस आयन, एम प्लस केटायन, जिसका स्ट्रक्चर बना है एम प्लस केटायन, ओके। अब एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, एनायन का बेटा ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ध्यान देना, वही साइज, थोड़ा बेटा मैं डायग्राम से आपको बताना, ये वही साइज है, लेकिन आफ्टर आयनिक बॉन्ड बन चुका है बेटा, देखो आयनिक बॉन्ड बन चुका है, ये आयनिक बॉन्ड है। लेकिन आफ्टर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन केटायन का जो जेड इफेक्टिव बढ़ चुका है, एनायन का जेड इफेक्टिव कम हो गया है। तो बेटा आफ्टर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ध्यान देना, ये किसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड था बेटा? यस, एनायन का। हल्का सा शिफ्ट हो जाएगा, किधर शिफ्ट हो जाएगा? हल्का सा शिफ्ट होगा टुवर्ड्स एनायन। क्यों होगा? क्योंकि इसके पावर बढ़ गए तो उसके इलेक्ट्रॉन, पहले तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, जैसे ट्रांसफर किया इसका साइज बढ़ गया, जेड इफेक्टिव कम हो गया। इसने जैसे ट्रांसफर किया इलेक्ट्रॉन, इसका साइज छोटा हो गया, जेड इफेक्टिव बढ़ गया। तो बेटा अब आपका समझना, ये बेटा ये एनायन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड की एक लिमिट लाइन है, उससे आगे हल्का सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच लेगा, कौन? केटायन। ये कौन सा बॉन्ड है बेटा? आयनिक बॉन्ड, ध्यान देना, अच्छे समझना, हल्का सा स्लाइडली खींच लेगा। कौन खींच लेगा? केटायन। किसको खींच लेगा? एनायन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। क्यों खींच लेगा? क्योंकि केटायन पहले से ज्यादा पावरफुल हो गया है आफ्टर रिलीज इलेक्ट्रॉन, उसका जेड इफेक्टिव बढ़ गया है, P/E रेशियो बढ़ गया है। और एनायन पहले से कम पावरफुल हो गया है क्योंकि साइज थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि आपको मालूम है कि एनायन का साइज न्यूट्रल एटम से बड़ा होता है। और आपको ये भी पता है, आयनिक रेडिएशन में पढ़े हैं कि केटायन का साइज न्यूट्रल मेटल से स्लाइटली छोटा होता है, जिसके कारण एक रिवर्स पावर काम करता है बेटा। तो देखिए हल्का सा खींच रही है, ये है बेटा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। व्हाट इज दिस? इट इज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पोलराइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पोलराइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। इट इज द पोलराइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। अब पोलराइज किया किसने बेटा? केटायन ने। ओके, तो ध्यान देना, ये बेटा अभी लिमिट लाइन है, समझना। फिर से एक बार स्टार्ट कर रहा हूं इस प्रोसेस को। पहली स्टेप, न्यूट्रल मेटल, न्यूट्रल नॉन मेटल। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान
मेटल ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया। नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया तो आपको बोर कर रहा हूँ, ये एनायन में कन्वर्ट हुआ और ये काय में कन्वर्ट हुआ बेटा, केटायन में। जैसे केटायन में कन्वर्ट हुआ इसका साइज छोटा हो गया, जेड इफेक्टिव बढ़ गया। जैसे एनायन में कन्वर्ट हो गया इसका साइज थोड़ा बड़ा हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, क्योंकि एक्सेस इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसका साइज थोड़ा बड़ा हो गया, जेड इफेक्टिव कम हो गया। तो बेटा अब केटायन के मुंह में सलाइवा टपकी, क्या साला मेरा पावर बढ़ गया है और इसका पावर कम हो गया है। तो बेटा ये जो केटायन है एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पहले तो ट्रांसफर कर दिया इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हल्का सा एट्रैक्ट करेगा, और करेगा ही, 100% करेगा, मतलब करना ही है। ये प्रोसेस जो थर्ड स्टेप है बेटा, ये होना ही है। दिस आर थर्ड स्टेप। तब जाके आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। थर्ड स्टेप होगी ही। पहली स्टेप मेटल नॉन मेटल, मेटल कन्वर्ट इनटू केटायन, नॉन मेटल कन्वर्ट इनटू एनायन। देखो बेटा स्टेप देखो, एनायन में जैसे चेंज हुआ पावर कम हो गए, केटायन में जैसे चेंज हुआ पावर बढ़ गए। पावर बढ़ने पर ये रिवर्स अटैक मार देगा, थोड़ा रिवर्स अटैक कर देगा। ठीक है बेटा, ये केटायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ध्यान देना। और ये आपके एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एक्स माइनस का, और खींचेगा ही। केटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हल्का सा एट्रैक्ट करेगा। इसी को बोलते क्या बेटा, पोलराइजेशन पावर ऑफ केटायन। और एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्लाइटली डिस्प्लेस होगा टुवर्ड्स केटायन। इसे क्या बोलते हैं बेटा, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। ओके, तो बेटा ये जो आप ध्यान देना, जो मैं अगली थ्योरी समझा रहा हूं यही। देखिए बेटे सेकेंड स्टेप को देखो। पहली स्टेप ये हो गई कि इलेक्ट्रॉन केटायन ने ट्रांसफर कर दिया। सेकेंड स्टेप को देखो, ट्रांसफर करने के बाद एक केटायन और ये एनायन, ये इस लाइन को जो डेस लाइन बना है बेटा, ये लिमिट लाइन है। ये एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, केटायन। अगर बेटा आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस, समझना मेरी इस बात को, इस लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। यदि आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस सेकेंड स्टेप के बाद एंड हो जाए, मान लो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस केवल सेकेंड स्टेप हुई, खत्म हो गया काम, तो बेटा ऐसे बॉन्ड को आप 100% आयनिक, ये जो बॉन्ड है बेटा सेकेंड स्टेप तक जो बॉन्ड है, ध्यान देना, सेकेंड स्टेप तक जो बॉन्ड है इसको 100% आयनिक बॉन्ड बोलेंगे आप, या प्योर आयनिक बॉन्ड बोलेंगे आप। बेटा अगर ड्यूरिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन मेटल एटम ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, मेटल एटम केटायन में चेंज हुआ, नॉन मेटल एटम ने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, एनायन में चेंज हुआ, इन दोनों के बिटवीन आयनिक बॉन्ड ये बन गया, आयनिक बॉन्ड बन गया, और मान लो कहानी खत्म हो गई। सेकेंड स्टेप तक ही आपने अगर ये प्रोसेस हो रही है, तो बेटा ऐसे बॉन्ड को क्या बोलेंगे बेटा, प्योर आयनिक बॉन्ड, या 100% आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। आ रहा है समझ में? लेकिन याद रखना, जब भी आयनिक बॉन्ड बनता है, आयनिक मॉलिक्यूल बनता है, तो एक स्टेप और आती है। क्यों आती है? क्योंकि ये जो मेटल एटम है इसका साइज छोटा हो गया, इसका जेड इफेक्टिव बढ़ गया है, और नॉन मेटल एटम का जेड इफेक्टिव कम हो गया है, तो एक नया प्रोसेस स्टार्ट होता है। केटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा ही, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, पोलराइजेशन पावर ऑफ केटायन। और एनायन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड केटायन की ओर डिस्प्लेस होगा ही, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। ये होना ही है थर्ड स्टेप। अगर सेकेंड स्टेप तक ही प्रोसेस रुक जाती है, रुकेगी नहीं, अगर रुक जाती है मान लो थोड़ी देर के लिए, तो ऐसे आयनिक बॉन्ड को क्या बोलेंगे, प्योर आयनिक। प्योर आयनिक का मतलब होता है बेटा, देखो बेटा ये लिमिट लाइन बनाया मैंने डेज वाली, कि केटायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक जगह कॉन्सेंट्रेट है और एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट है, इसका डीलोकेलाइजेशन नहीं हुआ है, इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, यहीं तक प्रोसेस रुक जाए तब ऐसा बॉन्ड प्योर आयनिक बॉन्ड, 100% आयनिक बॉन्ड। लेकिन बच्चे सेकेंड स्टेप तक प्रोसेस, जब भी आयनिक बॉन्ड बनता है तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस कभी भी कान खोल के सुन ले, सेकेंड स्टेप तक रुकती नहीं है, कुछ स्टेप और होने वाली है। कौन सी? थर्ड स्टेप। एक थर्ड स्टेप और चलेगी, जिसमें केटायन, जिसका साइज अब छोटा हो गया, किससे, न्यूट्रल मेटल से,
जेड इफेक्टिव बढ़ गया है किससे? न्यूट्रल मेटल से। ये बोलता है अबे अपन तो पावरफुल हो गए रे बाबा, ये उस एनायन जो पहले से वीक हो गया है, पहले से उसका जेड इफेक्टिव उसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच लेता है, खींचेगा ही। अगर बेटा ये देखो, ये बॉन्ड का मिडिल पॉइंट है, समझना, ये बॉन्ड का मिडिल पॉइंट है, ये बॉन्ड का मिडिल पॉइंट, ये आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, इसका मिडिल पॉइंट है। अगर बेटा आपने 5%, ये लिमिट लाइन है, ये लिमिट लाइन से 5% इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच लियो, लिमिट लाइन में 5% तक खींच लिए, तो ये वाला जो बॉन्ड है बेटा, जो अभी कैसा बॉन्ड था ये 100% आयनिक बॉन्ड। अगर आपने केटायन ने एनायन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड को 5% खींच लिया, मान लो ये 5% खींचा, किससे खींचा बेटा? इस लिमिट लाइन से, इस लिमिट लाइन से 5% थोड़ा सा खींच लिया, तो अब ये जो आयनिक बॉन्ड है 5% कोवेलेंट हो जाएगा, आगे मुद्दे पे अपन, और 95% आयनिक रहेगा। अगर केटायन ने 1% ही खींचा, थोड़ा सा ही खींचा बेटा, किसको? हल्का सा खींचेगा जरूर, केटायन का पावर बढ़ गया है, खींचेगा जरूर। मान लो हल्का सा ही खींचा, हल्का सा, बिल्कुल ऐसे, मान लो 1% इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हल्का सा एट्रैक्ट किया, किसने? केटायन ने। किसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को? एनायन के। तो ये वाला जो बॉन्ड है बेटा, अब अगर बिल्कुल नहीं खींचा, अगर केटायन ने एनायन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बिल्कुल भी एट्रैक्ट नहीं किया, तो अभी बॉन्ड कैसा है? 100% आयनिक। लेकिन 1% भी एट्रैक्ट कर लिया, और करेगा जरूर, क्योंकि सेकंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप आना ही है। हल्का सा भी एट्रैक्ट किया, मान लो 1% एट्रैक्ट किया, तो ये वाला जो आयनिक बॉन्ड है बेटा, अभी 99% आयनिक रहेगा, 1% कोवेलेंट रहेगा। अगर 1% पोलराइजेशन पावर शो किया है किसने? केटायन ने। अगर 1% इलेक्ट्रॉन क्लाउड को लिमिट लाइन से आगे तक खींचा है किसने? केटायन ने। अगर 2% खींचा है, मान लो बेटा, किसने? केटायन ने। खींचेगा जरूर केटायन, चाहे 1% खींचे, 2% खींचे, 10% खींचे, 20% खींचे, खींचेगा जरूर, क्योंकि थर्ड स्टेप होने वाली है। आयनिक बॉन्ड में सेकेंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप आती ही है। और यहीं से बेटा हम आगे पढ़ेंगे फजन्स रूल। कौन सा रूल भाई? फजन्स रूल, यहीं पढ़ेंगे आगे। तो फजन्स रूल क्या है बताएंगे अभी, पहले ये बात समझ लो। अगर बेटा केटायन ने एनायन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड को 10%, चलो यहां तक खींच लिया, यहां तक थोड़ा एट्रैक्ट किया, 10% है मान लो, तो अब ये जो बॉन्ड है बेटा, ये 10% कोवेलेंट होगा और 90% आयनिक होगा, लेकिन पूरा मॉलिक्यूल MX अभी भी आयनिक ही कहलाएगा। अगर मान लो बेटा आपने 20% इतना खींच लिए, तो अभी आयनिक बॉन्ड, अब ये कितना खींचेगा इसके साइज पर डिपेंड है, पढ़ेंगे आगे। लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, लिथियम प्लस है, सोडियम प्लस है, पोटेशियम प्लस है, रुबिडियम प्लस है, सीजियम प्लस है। लिथियम प्लस को यहाँ इमेज करो, साइज छोटा है तो थोड़ा एनायन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज़्यादा खींचेगा, सोडियम प्लस थोड़ा कम खींचेगा लिथियम से। यहाँ अगर पोटेशियम प्लस है केटायन के प्लेस पर, तो सोडियम से भी कम खींचेगा। रुबिडियम प्लस है तो पोटेशियम से भी कम खींचेगा, क्योंकि ये टॉप टू बॉटम पोजीशन है। कहाँ? पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है। तो केटायन जब साइज बढ़ेगा तो केटायन के द्वारा एनायन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचने का पावर भी कम होगा। पावर कम होगा तो पोलराइजेबिलिटी ऑफ केटायन कम होगी, पोलराइजेबिलिटी कम होगी, खींचने का पावर कम होगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर कम होते जाएगा। लिथियम ज्यादा खींचेगा बेटा, क्योंकि साइज छोटा है एमॉन्ग सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो जो केटायन ज्यादा एनायन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा, जो केटायन एनायन के अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा, वो अधिक से अधिक कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा लेके आएगा मॉलिक्यूल में। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, ये इस केटायन ने मान लो ये मिडिल पॉइंट तक खींच लिया, मिडिल पॉइंट तक खींच लिया किसके? एनायन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। कहां तक बेटा? ये मिडिल पॉइंट तक। तो ये जो आयनिक बॉन्ड पहले क्या था? 100% आयनिक, अब ये 50% तक आपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच लिए हो, 50% यहां तक मिडिल पॉइंट तक, तब आपका जो बॉन्ड होगा वो 50% कोवेलेंट होगा और 50% आयनिक होगा। दोनों कैरेक्टर 50-50% आएंगे। लेकिन मान लो केटायन ने एनायन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड को मिडिल पॉइंट के आगे तक यहां तक 60% खींच लिया, तो अब ये जो बॉन्ड है बेटा 60% कोवेलेंट होगा और 40% आयनिक होगा।
और पूरा जो मॉलिक्यूल है या जो पूरा बॉन्ड है अब वो कोवेलेंट बॉन्ड में क्लासिफाइड होगा, आयनिक में क्लासिफाइड नहीं होगा। अगर 70% तक खींच लिया मिडिल पॉइंट के आगे में, मिडिल पॉइंट तक खींच रहा मीन्स 50% खींच लिया, 70% तक आपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच लिया। किसने बेटा? केटायन ने, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को 70%। तो ये जो बॉन्ड है बेटा, ये जो बॉन्ड बन रहा है इनके बिटवीन, केटायन और एनायन के बिटवीन, ये अब 30% आयनिक होगा और 70% कोवेलेंट होगा। तो वही मेरी हेडिंग देखो, आयनिक एंड कोवेलेंट नेचर ऑफ मॉलिक्यूल किस पे डिपेंड करता है बेटा? आयनिक एंड कोवेलेंट नेचर ऑफ एनी मॉलिक्यूल डिटरमाइंड बाय पोलराइजेशन पावर ऑफ केटायन एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। आ रहा है समझ में? तो बेटा मैंने क्या लिखा हूं? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड व्हेन मेटल आयन रिलीज इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू केटायन इट्स जेड इफेक्टिव इंक्रीज, ठीक है, एंड नॉन मेटल when receive electron convert into anion their Z effective डिक्रीज। ये इंट्रोडक्शन थ्योरी लिख दो बेटा, ठीक है? चलिए लिख दीजिए अच्छे से, अच्छे से क्या लिखे आपने ध्यान दो। ओके, तो बोले जब केटायन का Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा और एनायन का Z इफेक्टिव कम होगा तो केटायन एनायन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा। अगर 1% भी खींचा तो जो आयनिक बॉन्ड पहले 100% आयनिक था वो 100% आयनिक नहीं रहेगा, अब वो 99% आयनिक रहेगा, क्योंकि 1% पोलराइजेबिलिटी शो कर रहा है कौन? एनायन। या 1% पोलराइजेशन पावर शो कर रहा है कौन? एनायन। या एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड 1% डिस्प्लेस होगा किधर? केटायन के साइड। तो आपका जो आयनिक बॉन्ड है अब वो 100% आयनिक रह ही नहीं सकता। अभी ये सेकेंड स्टेप तक 100% आयनिक है, अब वो 99% आयनिक होगा। अगर केटायन ने एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को 10% खींचा है तो अब वो 90% आयनिक होगा, 20% खींचा है तो वो 80% आयनिक होगा, 50% खींचा है तो 50% आयनिक होगा, और 60% खींचा है तो पूरा बॉन्ड का नेचर बदल गया अब, क्योंकि अगर 60% खींचे हो तो 40% आयनिक होगा, और 60% बॉन्ड कैसा हो जाएगा? कोवेलेंट। तो पूरा मॉलिक्यूल कोवेलेंट की रेंज में आ जाएगा, कोवेलेंट की रेंज में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये अच्छे से समझना है। तो ये क्या है बेटा? दिस इज अ पोलराइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। अगर आपने ये मान लो ये वाली रेंज, ये मिडिल पॉइंट है बेटा, मिडिल पॉइंट अगर 50% खींच लिया म्हणजे मिडिल पॉइंट तक खींच लिया आपने, ये आयनिक बॉन्ड है यहाँ तक। लेकिन ये देखो आपने अगर मान लो यहाँ, मान लो ये 20% यहाँ तक, ये 20% मान लो, तो आपका जो आयनिक बॉन्ड है अभी 20% कोवेलेंट हो गया और 80% क्या हुआ बेटा? आयनिक। ठीक है, तो अब ये जो आयनिक बॉन्ड है, अब ये वाला जो आयनिक बॉन्ड है, ध्यान देना इस कंडीशन में, ये जो आयनिक बॉन्ड है, ठीक है, नेवर 100% आयनिक। और थर्ड स्टेप आना ही है बेटा, जब भी आयनिक बॉन्ड बनेगा, आयनिक मॉलिक्यूल बनेगा, सेकेंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप आना है। इसका मतलब एक बात कान खोल के सुन लो, पूरी केमिस्ट्री में जितने भी आप आयनिक मॉलिक्यूल देखते हो, दे आर नेवर 100% आयनिक। वो आयनिक है लेकिन वो 100% आयनिक नहीं है। क्यों? क्योंकि थर्ड स्टेप आना ही है, और थर्ड स्टेप में केटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा, और 1% भी खींचा तो आपका मॉलिक्यूल 99% ही आयनिक होगा। 10% खींचा तो 90% आयनिक होगा, 20% खींचा तो, खींचना मीन्स पोलराइजेशन कौन करता है? ये केटायन। और पोलराइजेबिलिटी, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड केटायन के साइड शिफ्ट होना, कॉल्ड देयर पोलराइजेबिलिटी। तो जितना ज्यादा क्या होगा बेटा? पोलराइजेशन पावर किसका? केटायन का। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और एनायन जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी शो करेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। दोनों बात एक ही है। केटायन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा, खींचेगा ही तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर कम होगा। और खींचेगा ही, चाहे 0.5% खींचे, चाहे 1% खींचे, या 0.1% खींचे, खींचेगा ही। इसका मतलब आयनिक बॉन्ड कभी भी 100% आयनिक हो ही नहीं सकता। इसी को फजन्स रूल बोलते हैं।
पढ़ेंगे आगे, ठीक है बेटा। तो बेटा ये जो मैंने फर्स्ट स्टेप आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की फर्स्ट स्टेप ये, सेकेंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप, 3 स्टेप के बाद आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। लेकिन ये थर्ड स्टेप आपके आयनिक बॉन्ड को 100% आयनिक नहीं रहने देती, नहीं रहने देती, नहीं रहने देती। आ रहा है बेटा समझ में? तो पहले तो आप ये सब थ्योरियाँ लिख लो, ये पहला पेरा लिख लो, ये दूसरा पेरा लिख लो, अभी थर्ड पेरा और लिखाऊंगा बेटा, ठीक है। तो पहले इसे आप ये बेटा ये जो डायग्राम से समझाया हूँ इसे जरूर छाप लीजिएगा नोट्स में, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो पहला पेरा, सेकेंड पेरा में क्या लिखे बेटा कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड व्हेन मेटल आयन रिलीज इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट केटायन इट्स जेड इफेक्ट टू इंक्रीज, ए नॉन मेटल आयन व्हेन रिसीव इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू एनायन देयर जेड इफेक्ट टू डिक्रीज। और ये सब होने के बाद कौन सी स्टेप आएगी बेटा? थर्ड स्टेप आएगी, क्योंकि केटायन बोलता है मेरा जेड इफेक्ट टू बढ़ गया है, तो हल्के से एनायन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इसे फर्स्ट पेरा, सेकेंड पेरा और ये डेमो इसे उतार लीजिए, क्योंकि आगे की थ्योरी इसी डेमो पर इसे मैं मिटाऊंगा, आप कर लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ठीक। तो बेटा नेक्स्ट हेडिंग डालना, जो अभी तक पढ़े तो हेडिंग डालना बेटा थर्ड पेरा में, 2 पेरा हो गए आपके, पोलराइजेशन पावर, पोलराइजेशन पावर। ये पोलराइजेशन पावर किसकी प्रॉपर्टी है बेटा? केटायन की। तो लिखो यहां, बहुत ही इंपॉर्टेंट करो बेटा इसे, कंपटीशन एग्जाम की थ्योरी है भाई, ठीक है। और पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा केटायन का, ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा तो आयनिक कैरेक्टर कम होगा। 10% खींचा तो 90% आयनिक रहेगा, 20% खींचा तो 80% आयनिक रहेगा। तो पोलराइजेशन पावर बढ़ने पर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा केटायन, किसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड? एनायन का, तो आयनिक कैरेक्टर, आयनिक परसेंटेज कम होगा और कोवेलेंट परसेंटेज बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जब तक आयनिक परसेंटेज मोर देन 50% रहेगा तब तक वो मॉलिक्यूल आयनिक में ही काउंट होगा, ठीक है बेटा। तो पोलराइजेशन पावर, ठीक है, इसे हम लोग चेक कर रहे हैं बच्चा ना। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ केटायन, प्रॉपर्टीज ऑफ केटायन, और ये इसका डेफिनेशन क्या है बेटा? ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ केटायन, केटायन की प्रॉपर्टी है। आफ्टर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, आफ्टर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, आफ्टर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है बेटा, द पावर ऑफ एट्रैक्शन, the power of attraction of electron cloud, E for electron, okay, the power of attraction of electron cloud of anion, केटायन के द्वारा एनायन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचने का पावर, द पावर ऑफ एट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन बाय केटायन, by cation called the polarization power, polarization power, polarization power of cation। समझ में आया? क्लियर? और बेटा जो हमारी हेडिंग थी कि किसी मॉलिक्यूल में आयनिक या कोवेलेंट कैरेक्टर को कौन डिसाइड करता है, तो मैंने बोला कि 2 चीज डिसाइड करती है, पोलराइजेशन पावर किसका बेटा? केटायन का, और एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो शिफ्ट होता है उसी को पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं। केटायन का पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा तो एनायन की पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो बेटा सी से जितना ज्यादा खींचेगा, जितना ज्यादा केटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा, आपका आयनिक बॉन्ड का आयनिक परसेंटेज कैरेक्टर कम होते जाएगा। और कौन सा परसेंटेज बढ़ेगा? कोवेलेंट। अगर 10% खींच लिया तो वो 10% कोवेलेंट हो गया, 90% लेकिन आयनिक रहेगा। तो बेटा सीधे सीधे लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट ये फार्मूला लिख दो बेटा, पोलराइजेशन, अच्छा, कोवेलेंट नेचर ऑफ बॉन्ड, कोवेलेंट नेचर ऑफ बॉन्ड करो या कोवेलेंट नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन पावर ऑफ केटायन।
चलो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट कर दो, पूरी केमिस्ट्री में पूरी बाइंडिंग की जान है बेटा ये फार्मूला, ठीक है। कोवेलेंट नेचर प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजेशन पावर ऑफ केटायन, ठीक है बेटा। और या ऐसे लिख दो, आयनिक नेचर इनवर्स टू, इनवर्स कर दो बेटा, इनवर्स टू पोलराइजेशन पावर ऑफ एनायन, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं भाई ये, चलिए बेटा छाप लीजिए। ये दोनों फार्मूले एक ही बात है, क्योंकि कोवेलेंट और आयनिक एंटागोनिस्टिक कैरेक्टर है बेटा एक दूसरे के। केटायन इस एनायन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा जरूर, क्योंकि थर्ड स्टेप आयनिक बॉन्ड में थर्ड स्टेप होने वाली है, थर्ड प्रोसेस होने ही वाली है। चाहे वो 1% खींचे या 50% खींचे या 60% खींचेगा, खींचेगा जरूर। और 1% भी खींच लिया तो आपका आयनिक बॉन्ड अब 100% आयनिक नहीं रहेगा, वो 99% आयनिक रहेगा, क्योंकि 1% खींचा तो 1% कोवेलेंट नेचर उसमें अपीयर हो जाएगा। ओके बेटा, ठीक है, ठीक है, क्लियर। ये देखो ये डेमो बनाया हो मैंने, इसे जरूर बना लीजिएगा। ये अभी लार्ज साइज है स्टार्टिंग में, देखिए बेटा लार्ज साइज है, अब ये स्मॉल साइज हो गया आफ्टर रिलीज इलेक्ट्रॉन। ये पहले स्मॉल साइज था, अब ये थोड़ा इससे लार्ज हो गया। लार्ज हो गया तो कहानी बदल गई भाई, पावर बदल गया अब, ठीक है बेटा। इज दैट क्लियर? अच्छे समझना। तो ये बेटा याद रखिए। अब डेफिनेशन लिख देखो, स्पेस कम है मेरे पास, ठीक है। मैं यहां और मिटा रहा हूं बेटा, ये आपने उतार लियो ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके पहले। अभी इसको मिटाऊंगा क्योंकि मुझे नई थ्योरियां लिखना है, कोऑपरेट करो थोड़ा सा, ठीक है। समझ में आ गया आपको? मैंने बोला ना बेटा कि अगर कोई आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस केवल सेकेंड स्टेप तक ही होती है तो 100% आयनिक बॉन्ड बनेगा। लेकिन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस सेकेंड स्टेप से भी आगे कहां तक चलती है बेटा? थर्ड स्टेप तक, जिसके कारण आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं रह पाता, ठीक है। व्हेन, नोट, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट, व्हेन साइज ऑफ केटायन, तो सीधे फार्मूला लिख देता हूं बेटा, पोलराइजेशन पावर इनवर्स टू द साइज ऑफ केटायन। अगर केटायन का साइज छोटा होगा तो ज्यादा पोलराइजेशन, ज्यादा एनायन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा। आ रहा है बेटा समझ में? पोलराइजेशन पावर साइज ऑफ केटायन, केटायन के साइज या रेडियस ऑफ केटायन के इनवर्स होगा बेटा, साइज ऑफ केटायन के इनवर्स होगा। मीन्स केटायन का साइज ज्यादा होगा तो पोलराइजेशन पावर ज्यादा। देखो केटायन का साइज छोटा होगा तो पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा, पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा तो आयनिक नेचर कम होगा या कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा। देखो पूरे फार्मूले यही बता रहे हैं आपको। आ रहा है बेटा समझ में? ओके, ठीक है। इज दैट क्लियर? पक्का? ठीक है। अब जैसे बेटा एक एग्जांपल ले लेते हैं। लिथियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, रुबिडियम क्लोराइड है और सीजियम क्लोराइड। ये फर्स्ट ए के हेलाइड है बेटा, क्लोराइड है, फर्स्ट ए की मेटल आयनिक बॉन्ड बनाती है। आपको पूछ लिया कि कौन ज्यादा कोवेलेंट है या कौन ज्यादा आयनिक है, तो ध्यान देना बेटा, क्लोरीन तो सबके साथ कॉन्स्टेंटली बाइंड है, सबके साथ कॉमनली बाइंड है कौन? क्लोरीन। अब यह है बेटा लिथियम प्लस, समझना, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस। इसमें लिथियम प्लस केटायन है, सोडियम प्लस केटायन है, पोटेशियम प्लस केटायन है, रुबिडियम प्लस केटायन है, सीजियम प्लस केटायन है। अब इमेज करो, यहां जो केटायन है ये केटायन है बेटा। अब इमेज आपको करना है, यहां जो केटायन है वो लिथियम है, यहां जो केटायन है वो सोडियम है, यहां जो केटायन है वो पोटेशियम है, यहां जो केटायन है वो रुबिडियम है। तो किस केटायन का साइज छोटा है? लिथियम का साइज छोटा है क्योंकि टॉप टू बॉटम पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में। तो ये अमॉन्ग लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, लिथियम का साइज छोटा है। तो अगर लिथियम को यहाँ इमेज करते हो तो वो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम है, सीजियम से ज्यादा एनायन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा क्योंकि साइज छोटा है। तो लिथियम का क्लोराइड, लिथियम आयन का पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा तो कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा। मींस लिथियम क्लोराइड में ज्यादा कोवेलेंट होगा और सीजियम क्लोराइड में कम कोवेलेंट होगा। कम कोवेलेंट मींस ज्यादा आयनिक।
लिथियम सपोज 50% ज़्यादा खींच रहा है एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, सोडियम थोड़ा और कम खींचेगा, पोटेशियम और कम खींचेगा, रुबिडियम और कम खींचेगा, सीजियम का साइज बहुत बड़ा है, खींचेगा जरूर, लेकिन थोड़ा सबके कंपेयर में थोड़ा कम खींचेगा। किसके? एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कम पोलराइजेशन शो करेगा। मीन सीजियम के जो कंपाउंड होंगे, सीजियम का क्लोराइड हो, फ्लोराइड हो, ऑक्साइड हो, ये ज़्यादा आयनिक होगा। तो बेटा सीधे सीधे यहाँ बोल सकते हैं आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। यह है बेटा आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। और इसके रिवर्स क्या बढ़ेगा बेटा? कोवेलेंट, क्योंकि केटायन का पोलराइजेशन पावर क्या हो रहा है? इंक्रीज। आयनिक परसेंटेज इंक्रीज। आ रहा है समझ में? तो आपको क्लियर हुआ? तो ये हुआ बेटा पोलराइजेशन पावर। ऐसे कई मॉलिक्यूल्स के लिए आप अपने तरफ से लगा सकते हो। टॉप टू बॉटम जब भी कोई मेटल्स है, वेरियस कंपाउंड बना रही, तो टॉप टू बॉटम मेटल का साइज बढ़ेगा, केटायन का साइज बढ़ेगा, तो पोलराइजेशन पावर कम होगा, पोलराइजेशन पावर कम होगा तो कोवेलेंट नेचर कम होगा, कोवेलेंट नेचर कम होगा तो आयनिक नेचर बढ़ेगा, क्योंकि कोवेलेंट आयनिक एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी है भाई। इज दैट क्लियर? पक्का बेटा? ठीक है, अब आगे लेते हैं, चलिए समझना अच्छे से। तो ये बेटा पोलराइजेशन पावर पे बात की हमने, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा। अब ये पूरा मिटा दे रहा हूं, आपके दिमाग में पिक्चर बैठ गई है, ठीक है। समझना अच्छे से। अब दे दिया बेटा आपको बेरिलियम, विच मॉलिक्यूल शो, विच आयन शो हाई पोलराइजेशन पावर, हाई पोलराइजेशन पावर। अब यहां दे दिया बेटा बेरिलियम 2+, लिथियम प्लस, मैग्नीशियम 2+, सोडियम प्लस। हाई पोलराइजेशन पावर किसका होगा? भाई आपको मालूम है कि पोलराइजेशन पावर साइज ऑफ केटायन के क्या होता है बेटा? इनवर्स। जिस केटायन का साइज छोटा होगा वो एनायन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा खींचेगा। डेफिनेशन लिख लिया आपने। तो देखो बेटा, अब देख लो यार, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, पीरियोडिक टेबल में चले जाओ तो लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है बेटा? डिक्रीज। टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है बेटा? इंक्रीज। तो इनमें सबसे छोटा कौन हुआ है बेटा? बेरिलियम 2+, और ऊपर से 2+ चार्ज है, इनमें 1+ चार्ज है, तो लेफ्ट टू राइट साइज छोटा हो रहा है। देखो लेफ्ट टू राइट पोजीशन है, तो स्मॉलेस्ट साइज कौन है बेटा? बेरिलियम 2+। आ रहा है समझ में? इसलिए ये ज्यादा पोलराइजेशन पावर शो करेगा। तो अगर बेरिलियम का कोई मॉलिक्यूल है, लिथियम का कोई मॉलिक्यूल है, सोडियम का कोई मॉलिक्यूल है, मैग्नीशियम का कोई मॉलिक्यूल है, तो ज्यादा कोवेलेंट मॉलिक्यूल किसका होगा बेटा? बेरिलियम का होगा, क्योंकि इसमें हाई स्मॉल साइज है, साइज छोटा है, पोलराइजेशन पावर ज्यादा है, पोलराइजेशन पावर ज्यादा है, कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा, पोलराइजेशन पावर ज्यादा है तो आयनिक नेचर कम होगा। तो ये अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो बड़े यहाँ कुछ ऑर्डर दे देते हैं हम लोग। लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस। ये क्या बढ़ रहा है बेटा इधर? पोलराइजेशन पावर। बेरिलियम 2+, मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+, ठीक है बेटा, स्ट्रॉन्शियम 2+। क्या बढ़ रहा है बेटा इधर? पोलराइजेशन पावर, क्योंकि साइज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। लिथियम प्लस, सोडियम, बेरिलियम 2+, ये फर्स्ट है का, सेकेंड है का, बोरान 3+, या एल्युमिनियम 3+, ये थर्ड है का। आ रहा है बेटा समझ में? 3+ चार्ज है ऊपर से, 3+, और पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो साइज और छोटा होगा, ठीक है। सिलिकॉन 4+, तो इस डायरेक्शन में क्या बढ़ेगा बेटा? पोलराइजेशन पावर, कि लेफ्ट टू राइट पोजीशन है, ऊपर से पावर 3+ है, 4+ है, P/E रेशियो बढ़ रहा है, ये बढ़ेगा बेटा पोलराइजेशन पावर। ये सब ऑर्डर लिख दीजिएगा आपको। और जिस डायरेक्शन में पोलराइजेशन पावर बढ़ेगा उस डायरेक्शन में ये सब आयन क्या बनाएंगे बेटा? मॉलिक्यूल, तो कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा, ठीक है। मीन्स यहाँ सिलिकॉन के कंपाउंड ज़्यादा कोवेलेंट होंगे, यहाँ बेरिलियम के कंपाउंड ज़्यादा कोवेलेंट होंगे, यहाँ लिथियम के कंपाउंड ज़्यादा कोवेलेंट होंगे, ठीक है। चलो, यह है बेटा पोलराइजेशन पावर। ओके, इज दैट क्लियर? अब बात करेंगे बेटा किसकी हम लोग? पोलराइजेबिलिटी की। चलिए सेकेंड डालिए। चलिए नेक्स्ट, पोलराइजेबिलिटी। छाप लिए थे, स्क्रीनशॉट लेना। पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी
आ रहा है समझ में? ये क्या है बेटा? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनायन ठीक है आफ्टर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। थर्ड स्टेप के बाद, थर्ड स्टेप में अपन डिफाइन करेंगे बेटा। सेकेंड स्टेप में आयनिक बॉन्ड बन गया है, आपने डायग्राम बना लियो। आफ्टर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन द शिफ्टिंग ऑफ electron cloud, the shifting of electron cloud of anion towards cation। शिफ्टिंग लिख दो या डिस्प्लेसमेंट लिख दो, ठीक है बेटा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन टुवर्ड्स केटायन कॉल्ड द polarizability of anion, ठीक है बेटा। तो ये केटायन है देखो, और ये है बेटा ये M प्लस आयन है, ये X माइनस आयन है। इसका साइज देखो, पहले से X से छोटा हो गया है, ये पता है आपको। तो बेटा ये इसका साइज पहले से बड़ा छोटा हो गया है, ये पहले से बड़ा हो गया है। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हल्का सा खींच लेगा, ये आयनिक बॉन्ड पर। सेकंड थर्ड स्टेप की बात किया हूँ, समझा चुका हूँ इसके पहले, है ना। तो बेटा केटायन के द्वारा एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचना, ये केटायन का पोलराइजेशन पावर है। और एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का केटायन टुवर्ड्स केटायन शिफ्ट होना, डिस्प्लेस होना, ये एनायन की पोलराइजेबिलिटी है, ठीक है। पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। चलो डेफिनेशन लिख दो। अब देखिए बेटा, जितना बड़ा साइज का एनायन होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जेड इफेक्टिव कम होगा, तो बड़े साइज का एनायन ज्यादा डिस्प्लेस करेगा। छोटे साइज का एनायन कम डिस्प्लेस करेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, और बड़े साइज का एनायन ज्यादा डिस्प्लेस करेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। या बड़े साइज के एनायन को केटायन, बड़े साइज के एनायन को केटायन ज्यादा डिस्प्लेस करेगा उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। तो कैसे भी ले लो आप, ठीक है। तो सीधे सीधे बेटा, और जितना कोई एनायन जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी शो करेगा, मींस अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जितना केटायन के साइड शिफ्ट करेगा, कोवेलेंट नेचर उतना बढ़ेगा, आयनिक नेचर उतना कम होगा। एक ही बात है। तो बोल सकते हैं बेटा हम लोग कोवेलेंट नेचर प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी। एक ही बात है बेटा, ऑफ एनायन। तो बोले एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितना ज्यादा डिस्प्लेस होगा टुवर्ड्स केटायन, तो कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा। तो कोवेलेंट नेचर प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, ठीक है। या आयनिक नेचर इनवर्स टू पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। चलो छाप लो इसको, सब स्क्रीनशॉट ले लो, आ रहा है समझ में। और बेटा अगर स्मॉल साइज एनायन होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये कम अट्रैक्ट करेगा, ये कम पोलराइजेबिलिटी शो करेगा। लार्ज साइज एनायन होगा तो ज्यादा पोलराइजेबिलिटी शो करेगा। तो बेटा सीधे सीधे लिख सकते हैं पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एनायन। और जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी शो करेगा कौन बेटा, एनायन, कोवेलेंट नेचर उतना बढ़ेगा। उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा ज्यादा शिफ्ट होगा तो कोवेलेंट नेचर आयनिक बॉन्ड में ज्यादा बढ़ेगा और आयनिक नेचर कम होगा, ठीक है। ध्यान देना अच्छे से। तो बेटा देखो आपके पास F माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है, I माइनस है, टॉप टू बॉटम पोजीशन है, हेलोजन ग्रुप के हैं, ये सब एनायन है बेटा, आ रहा है सर में। तो इस डायरेक्शन में क्या बढ़ेगा बेटा, पोलराइजेबिलिटी। और पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा, आयनिक नेचर कम होगा। पोलराइजेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट नेचर, ठीक है बेटा। अब जैसे बेटा ये है सोडियम फ्लोराइड, फ्लोराइड आयन है इसमें, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड आयन है इसमें, सोडियम ब्रोमाइड,
ब्रोमाइड आयन है इसमें NaBr में, और सोडियम आयोडाइड आयन है। सोडियम सबके साथ कॉमनली अटैच है। अब आपको पूछ लिया कि कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा कोवेलेंट होगा, जो ज़्यादा कोवेलेंट होगा वो कम आयनिक होगा। तो सीधे सीधे इस डायरेक्शन में क्या इंक्रीज हो रहा है बेटा, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, आयोडीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा सोडियम खींचेगा, सोडियम आयोडीन पे ज़्यादा हावी होगा कंपेयर देन फ्लोरीन। ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में क्या बढ़ेगा बेटा, जिस डायरेक्शन में पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी उसी डायरेक्शन में क्या इंक्रीज होगा, कोवेलेंट नेचर। और जिस डायरेक्शन में कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा उसका एंटी डायरेक्शन में क्या बढ़ेगा, आयनिक नेचर। क्लियर, ये है खास थ्योरिया। आया समझ में? चलो ठीक, क्लियर हो गया। तो बेटा किसी मॉलिक्यूल के कोवेलेंट आयनिक नेचर को डिसाइड कौन करता है, केटायन का पोलराइजेशन पावर एंड एनायन की पोलराइजेबिलिटी। आ रहा है समझ में? ओके गाइस, ठीक है बेटा, चलिए छाप लीजिए।